जय हिंद दोस्तों। सीताराम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी इकोनॉमिक्स की 8वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैंक। बैंक के बारे में पूरा इतिहास से लेकर हर चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। पहले बैंक किसे कहते हैं? बैंक जो है साख का निर्माण करती है, और साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। साख का निर्माण कौन करता है? बैंक करती है। साख पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है। जनता का खाता खोलने के लिए बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फुल डिटेल्स लगता है। जिसका खाता खोला जाता है उसका फुल डिटेल्स होता है। इसमें क्या क्या होता है? आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड। इसे हम केवाईसी के थ्रू ऐड करते हैं। नो योर कस्टमर। ठीक है। आरबीआई के आदेशानुसार बैंक कार्य करती है, जिसके तहत अकाउंट खोला जाता है बैंक में कस्टमर का। वो 3 प्रकार से खोला जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से अकाउंट खोला जाता है। मांग जमा, आवर्ती जमा और सावधि जमा, ये 3 प्रकार से खोला जाता है अकाउंट। ठीक है। मांग जमा में 2 प्रकार से, चालू खाता, बचत खाता। चालू खाता पर 0% ब्याज दिया जाता है ग्राहक को, और बचत खाता पर लगभग 4% ब्याज दिया जाता है। और जो आवर्ती जमा है उसके अंदर किस्तों में पैसा जमा किया जाता है। इस पर 6% बैंक ब्याज देती है। और जो एफडी होता है, सावधि जमा, इसमें एक बार में पैसा जमा कर दिया जाता है। और जो एफडी होता है वो 7 दिन से लेकर 10 साल तक एफडी कराया जा सकता है। ठीक है। इस पर 8% ब्याज देती है। सबसे अधिक ब्याज एफडी पर ही प्राप्त होता है। वर्तमान में इसका जो ब्याज दर है देख लीजिएगा आप लोग, टॉप नोट में लिख लीजिएगा। सबसे अधिक तरलता चालू खाता का होता है। चालू खाता एक ऐसा खाता होता है जिसके अंदर एक दिन में चाहे जितनी बार पैसा जमा करिए और निकाल लीजिए। ठीक है, कितने भी मात्रा में। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। बैंक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चालू खाता से ही होता है। पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एफडी से होती है, क्योंकि इस पर ब्याज सबसे अधिक मिलती है। और सबसे कम ब्याज चालू खाता पर मिलता है, सबसे अधिक ब्याज एफडी पर प्राप्त होता है। बैंक का रूल क्या कहते हैं? करंट अकाउंट डिवाइड बाई सेविंग अकाउंट, अर्थात करंट अकाउंट ज़्यादा रहना चाहिए तभी बैंक को फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं बैंक का इतिहास क्या कहता है। सबसे पहले भारत में जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया था 1770 में, जो कि एक ब्रिटिश द्वारा खोला गया था। एक ब्रिटिश बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। दूसरा था अवध कमर्शियल बैंक, 1881 में खोला गया था। ये ब्रिटिश और इंडिया वाले और ब्रिटिश वाले दोनों लोग मिलकर खोले थे 1881 में अवध कमर्शियल बैंक। तीसरा खोला गया था पंजाब नेशनल बैंक, ये लाला लाजपत राय ने खोला था 1894 में। ये इंडियन द्वारा खोला गया प्रथम बैंक था। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, किसने खोला था? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक खोले गए थे ब्रिटिश द्वारा। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। फिर बाद में चलकर 1921 में इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। किसकी सलाह पर? गुलाम भारत के ही सबसे बड़ा बैंक कहा था इंपीरियल बैंक। किसके सलाह पर किया गया था? ब्रिटिश के द्वारा ही किया गया था इसको मर्ज। ठीक है। गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता था इंपीरियल बैंक को। 1921 में इसका मर्ज हुआ था, तीनों बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक इसका नाम रख दिया गया था। फिर आगे चलकर 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम बदल दिया गया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। नोट कर लीजिएगा किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम SBI रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के 8 शाखा बैंक है, प्लस एक महिला बैंक थी, जो कि महिला बैंक 2013 में खोला गया था। ये SBI में मर्ज कर दिया गया था 2017 में। ठीक है। SBI जब खोला गया था, बनाया गया था, उसमें 8 शाखाएं थी, और 2013 में एक महिला बैंक भी खोला गया था SBI के द्वारा, लेकिन ये अनसक्सेसफुल हुआ था। इसकी वजह से 2017 में इन सबको मर्ज कर दिया गया वापस SBI में। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक SBI है। ठीक है। अब विश्व का पहला महिला बैंक जो था पाकिस्तान में खोला गया था, और दूसरा तंजानिया में खोला गया था। और SBI जो है, जहाँ पर RBI की शाखा नहीं होते वहाँ पर RBI का सहायक बैंक के रूप में कार्य करती है SBI। और राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ था, इसको भी जान लेते हैं। प्रथम चरण 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिसका जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक है। ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में प्रथम चरण में। इस समय इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री थी। दोनों चरण में इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। ठीक है। 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। किन बैंकों का किया गया था? जिन बैंकों का जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक है। उसके बाद द्वितीय चरण 1980 में किया गया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इस समय उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। ठीक है। टोटल बैंक उस समय कितने राष्ट्रीयकृत हो गए थे? 14 + 6 20 राष्ट्रीयकृत बैंक होते। लेकिन वर्तमान में, नोट कर लीजिएगा इसको, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, 11 + 1। फर्स्ट एटीएम इन वर्ल्ड, अर्थात एटीएम की शुरुआत किसने किया था? जॉन शेफर्ड बोरोन ने किया था। ठीक है। कब किया था? 27 जून 1967 में। लंदन के रहने वाले थे जॉन शेफर्ड बोरोन। इन्होंने एटीएम की शुरुआत की थी, फर्स्ट एटीएम लगाया था लंदन में। लेकिन भारत का पहला एटीएम 1987 में HSBC के बैंक के द्वारा मुंबई में पहली बार शुरू किया गया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में पहला एटीएम जो था 1987 में लगाया गया था। किस बैंक के द्वारा? HSBC बैंक के द्वारा। कहाँ पर? मुंबई में। अब बैंक कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग। अकाउंट के बारे में जान लिए, अब बैंक के बारे में जान लेते हैं। बैंक दो तरीके से, नॉन शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक। छोटे बैंक जो होते हैं उसको नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं, अब बड़े बैंक को शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है। ये नॉन शेड्यूल बैंक पहले जान लेते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, टक्सार में नॉन शेड्यूल बैंक खोले जाते हैं ज़्यादातर होकर। ये केवल 4 जिले तक ही सीमित होते हैं। ये जो बैंक होते हैं केवल 4 जिले तक ही सीमित होते हैं, बहुत छोटे बैंक होते हैं। और शेड्यूल बैंक, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, नॉन कॉमर्शियल बैंक, या कोऑपरेटिव बैंक इसे कहते हैं। ठीक है। कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं बड़े बैंक होते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं छोटे बैंक होते हैं। इसकी अपेक्षा जो होते हैं छोटे बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक में भी 4 प्रकार से होते हैं। फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक, निजी बैंक, RRB, उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक। अब फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक हो गया पहला। दूसरा था प्राइवेट बैंक। इसके तहत HDFC बैंक 1994 में, ICICI बैंक 1994, एक्सिस बैंक 1994, बंधन बैंक। अर्थात HDFC, ICICI, एक्सिस, ये तीनों का स्थापना वर्ष कब है? 1994 में खोला था। और एक बंधन बैंक, और ढेर सारे हैं। ये सब प्राइवेट बैंक है। और RRB में कौन सा है? इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। 25 पंचवर्षीय योजना के तहत RRB की शुरुआत की गई थी। इसमें हिस्सेदारी किसका किसका होता है देखिए पहले। 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार का होता है। 35% प्रवर्तक बैंक का होता है, जो बैंक शुरुआत करती है, जो उसका संस्थापक होता है उसका 35% हिस्सेदारी होती है। और 15% राज्य सहायता देता है। ठीक है। RRB में 3 तरीके से होता है अंश का बंटवारा। 50% केंद्र का होता है, 35% प्रवर्तक बैंक का होता है, और 15% राज्य सरकार का होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें बड़े बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं बड़े बैंक होते हैं जो ग्राहक से डायरेक्ट पैसे लेते हैं। अर्थात कौन कौन से सबसे बड़े बैंक पब्लिक सेक्टर में कौन है? SBI है। इसकी राष्ट्रीयकरण इंपीरियल बैंक से हुआ था 1955 में। दूसरा है IDBI 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसको राष्ट्रीयकृत बैंक को इसमें ऐड किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक में। और उसका कोऑपरेटिव बैंक, ये छोटे बैंक होते हैं कॉमर्शियल बैंक की अपेक्षा। इसमें रूरल, अर्बन जो बैंक खुले जाते हैं वो सब बैंक हो गए। उसके बाद इसकी स्थापना RBI बैंक ने ले लिया है स्थान। इस समय जो कोऑपरेटिव बैंक थी जितने भी खोले गए थे, इसका स्थान वर्तमान में RRB ने ले लिया है। ठीक है। नोट पॉइंट में कुछ डालकर लिख लीजिएगा। केलकर समिति की सिफारिश पर RRB नया बैंक 1966 से 1967 खोलने पर रोक लगा दिया गया। अर्थात केलकर समिति जो थी अपने रिपोर्ट में बताया गया था या सिफारिश की थी कि RRB जो थी है ये 1996-97 से नया बैंक शाखा नहीं खोलेगी। ठीक है। जितना पहले खुल चुकी है उतना पे ही सीमित है, वर्तमान में नया शाखा नहीं खोलेगी 1996-97 से। RBI के सहायक बैंक के रूप में IDBI 1964 में कार्य करना शुरू किया। अर्थात IDBI जो है RBI का ही एक सहायक बैंक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में शेयर बैंक की देखरेख IDBI करती है। सेबी या IDBI, प्रतिभूतियों का लेन देन सेबी करती है। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। NBFC का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और पेमेंट बैंक, सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल।
पेटीएम, ऑफिस बैंक। सबसे पहला एयरटेल मोबाइल बैंकिंग था। मोबाइल बैंकिंग जब जो बात करेगा तो एयरटेल है वो मोबाइल बैंकिंग क्षेत्र में। अब पेमेंट बैंक में पेटीएम हो गया। पोस्ट ऑफिस की तरफ भी हम लोग कर सकते हैं एक्स्ट्रा। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इसका पूरा नाम है, ठीक है। एक्जिम का नाम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये जो है पूरा हिसाब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो आयात निर्यात का जो पूरा हिसाब होता है, उसका लेन देन जो होता है उसका हिसाब पूरा एक्जिम बैंक रखती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। एक्ट कौन सा था? 1981 एक्ट था, ठीक है। ये भी जो है आरबीआई के अंडर में रहती है। एक्जिम बैंक का जितना कार्य रहता है ये सब इसका अंडर जो होता है आरबीआई इसका वो होता है, प्रधान होता है। नबार्ड, NABARD, नबार्ड फुल फॉर्म है इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। यह वित्तीय संस्थान है, ठीक है। यह बैंकों के जरिए लोगों को जोड़ता है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को जितना होता है उसका लेन देन सब किसान बैंक के थ्रू किसानों तक पहुंचाता है। उसके बाद 12 राष्ट्रीय बैंक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कौन कौन से, इसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला है पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इंडियन बैंक हेडक्वार्टर चेन्नई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई। कैनरा बैंक हेडक्वार्टर बेंगलुरु। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई। इंडियन ओवरसीज़ बैंक हेडक्वार्टर चेन्नई। यूको बैंक हेडक्वार्टर कोलकाता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेडक्वार्टर पुणे। पंजाब एंड सिंध बैंक राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इसका। बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर गुजरात, ठीक है। चलिए आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक जो है राष्ट्रीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक वर्तमान में, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। दूसरा है इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरा है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। चौथे पर है कैनरा बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। पाँचवें पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। छठवें पर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। सातवें पर है यूको बैंक, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। इसके बाद आठवें नंबर पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। नौवें नंबर पर पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका हेडक्वार्टर राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली। 10वें नंबर पर है बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 11वें नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 12वें नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके आगे देख लीजिएगा IFSC कोड क्या होता है। जब आप बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करवाएंगे उस समय आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, एक IFSC कोड मिलेगा उस बैंक का, ठीक है। अकाउंट नंबर तब जान दी गए। एक IFSC कोड क्या होता है देख लीजिए। IFSC कोड जो होते हैं 11 डिजिट का एक नंबर होता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। 11 डिजिट का एक कोड होता है। आगे का जो 4 अक्षर होते हैं वो बैंक का नाम दर्शाता है, और लास्ट के जो होते हैं वो ब्रांच का कोड बताता है कि ये बैंक का ब्रांच किस जगह पर है, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।